जय हिंद साथियों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं इतिहास सब्जेक्ट को। ठीक है, हमारी जो कक्षाएं हैं वो यूपी पैट 2024 के लिए रन अप हो रही हैं, जिसमें हम इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, ठीक है, इसके बारे में बताया था। मैंने बोला था आपको कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन जो है, इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, जो आपकी कौन सी थी? पर्यावरण के अनुकूल हैं। इसके जो नगर हैं वो कैसे हैं भैया? पर्यावरण के अनुकूल हैं। साथ ही साथ उनमें जो जल निकासी प्रणाली पाई जाती है वो आपकी कैसी है? वो उत्तम है। ठीक है, उत्तम है। और इसमें नगरीय स्वरूप देखने को मिलता है। तो अब हम इससे आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो सड़कें हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, अर्थात स्पष्ट चौराहा बनाता है। ठीक है, स्पष्ट चौराहा बनाता है। मान लीजिए एक सड़क आपकी ये जा रही है, ठीक है, और दूसरी सड़क क्या है? दूसरी यहां पर आ रही है। तो आप देखो ये भैया एक दूसरे को क्या है? समकोण पर काट रही हैं। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री का एंगल। तो यहां पर क्या है? यहां पर आपका एक स्पष्ट चौराहा देखने को मिलता है। ठीक है, चौराहा, चौराहा का मतलब होता है जहां पर 4 राहें आपस में मिलती हैं उसे भैया चौराहा बोलते हैं, और जहां पर 3 राहें आपस में मिलती हैं उसे तिराहा बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को भैया समकोण पर काटती थी, और इसमें क्या बनता था? कि स्पष्ट चौराहा बनता था। याद रखना, एग्जामिनर आपसे पूछता है। नगरों को ग्रिड पद्धति पर बसाया गया। देखिए ग्रिड पद्धति आपकी क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कुछ विंडो वगैरह नहीं होते, विंडो वगैरह, तो उसमें क्या होता है? ऐसे ऐसे क्या होता है? सलिया होता है आपका लगा हुआ, फिर एक क्या उसे काउंटर करते हुए 90 डिग्री पे ऐसे होता है। तो इसी को भैया हम क्या बोलते हैं? देखो जाल जैसा बन रहा है ना, जाल जैसा, तो इसी को तो हम बोलते हैं ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति। अब मान लो इसके जो नगर हैं, ठीक है, नगर हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, और ये इधर से एक रास्ता आया, ये रास्ता एक ये है, और एक क्या है? इधर से रास्ता आ गया। ठीक है, इधर से। तो इसके जो नगर थे, ठीक है, नगरों में जो घर बने हुए थे भैया कैसे थे? जैसे एक घर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे इसके घर बने हुए थे। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? तो इसी को हम ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति बोल देते हैं, क्योंकि इसका स्वरूप आपको हुबहू ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पक्की ईंटों का। देखिए 2 जगह को छोड़कर, यानी एक क्या है आपका? कालीबंगा है, दूसरा आपका क्या है? रंगपुर। इन दोनों को अगर हम छोड़ दें, इन दोनों नगरों को, तो जितने भी नगर हैं आपके, ठीक है, चाहे वो आपका हड़प्पा हुआ, मोहनजोदाड़ो हुआ, इन सभी में भैया पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पक्की ईंटों का। अब आप समझ सकते हो कि 2500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। ठीक है, और इसमें भैया वहां के जो लोग हैं, इसके जो लोग हैं वो किसका प्रयोग कर रहे हैं? पक्की ईंटों का। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितने माइंडेड लोग रहे होंगे, है ना। और कालीबंगा और जो रंगपुर है, इसमें भैया क्या है? कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, यानी कच्ची ईंटों से बने हुए घर हमें देखने को मिलते हैं। अब इनके जो नगर थे, यानी इनके जो शहर थे, ये लोग क्या करते थे? अपने शहर को 2 भागों में बांट लेते थे। ठीक है, 2 भागों में बांट लेते थे। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये कोई नगर है। ठीक है, ये कोई नगर है, तो इसे इन्होंने क्या किया? 2 भागों में बांट लिया। ठीक है, 2 भागों में बांटने के बाद क्या होता था? इधर ये ना मिट्टी डालते थे, एक साइड में क्या है? मिट्टी डालकर इसको क्या करते? ऊंचा करते थे। ठीक है, ऊंचा कर देते थे। और इधर वाला क्या है? ये खाली रहता था। ठीक है, जैसे हम नहीं घर वगैरह बनाते हैं तो पटान कर लेते हैं ना, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, तो ऐसे ही इनके जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। एक तरफ क्या है? ये टीला टाइप का बना लेते थे मिट्टी डालकर। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है? गड्ढा टाइप का रहता था। ठीक है, तो वही आपको यहां पर बताया गया है कि इनके जो नगर थे, यानी शहर थे, वो 2 भागों में विभाजित थे। एक क्या था? गढ़ी था, और दूसरा क्या था? सिंपली उसे ये नगर बोल देते थे। ठीक है, नगर बोल देते थे। अब जो गढ़ी है ना, गढ़ी को ही क्या बोलते थे ये लोग? दुर्ग बोलते थे, ऊपरी नगर बोलते थे। ठीक है, और जो सिंपली आपका नगर है, इसे ही क्या बोलते थे? निचला नगर बोलते थे। तो देखिए अब ये जो है, ये वाला आपका जो टीला टाइप का बन गया, इसी को क्या बोल देते थे? इसी को भैया ये दुर्ग बोल देते थे। ठीक है, दुर्ग, दुर्ग या क्या है? ये थोड़ा ऊपर उठ गया है, ये भाग थोड़ा ऊपर उठ गया जमीन से, है ना, तो इसी को इन्होंने क्या बोला? ऊपरी नगर बोल दिया। ठीक है, ऊपरी नगर। और ये नीचा है, ठीक है, ये नीचा है, तो इसको क्या बोल देंगे? निचला नगर बोल देंगे, या सिंपली नगर बोल देंगे। अब देखिए जो आपका नगर है ना, नगर, तो नगर में कैसे लोग रहते हैं? तो जो वहां की आम जनता है, ठीक है, जो आम नागरिक हैं, वो भैया कहां पर निवास करते थे? यहां पर। और ये वाला जो है, इसमें भैया कैसे लोग रहते थे? जो ऊंचा नगर है, तो ऊंचा नगर में से राजा हो गया, पुरोहित हो गया, और कैसे लोग हैं आपके? संभ्रांत लोग। संभ्रांत का मतलब रुपए पैसे वाले लोग भैया कहां निवास करते थे? यहां पर। इसी को हम क्या बोलते हैं? गढ़ी बोलते हैं। तो वो आपसे पूछता है कि राजा, पुरोहित, ऐसे जो लोग थे वो भैया कहां पर निवास करते थे? तो याद रखना गढ़ी देगा आपको, या फिर दुर्ग दे दे। ठीक है, दुर्ग दे दे, ऊपरी नगर दे दे आपको। ठीक है, ऊपरी नगर दे दे, तो वहां पर निवास करते थे। और जो आम जनता थी वो भैया कहां रहती थी? वो नगर या निचला नगर में रहती थी। ठीक है, तो याद रखना इसके जो शहर हैं, इसके जो नगर है, वो 2 भागों में विभाजित थे, और कौन कहां पर रहता है। ठीक है,
ये अपने नगरों को चार दीवारी से कवर करते थे। अब इनके जो नगर है ना, नगर, इनके चारों तरफ क्या है, ये चार दीवारी ऐसे, ठीक है, चार दीवारी, ये पूरा कोई नगर है। अब नगर के चारों ओर क्या है भैया, चार दीवारी है, ठीक है, चार दीवारी होती थी, फिर एक दरवाजा लगा देते थे, यानी सिंगल गेट, ठीक है। जैसे होता नहीं आजकल हम प्लॉट वगैरह खरीदते हैं तो वो बोलते हैं सिंगल गेट कॉलोनी, है ना, तो भैया इनके जो नगर थे वो सिंगल गेट ही थे, ठीक है, सिंगल गेट ही थे। अब बिना चार दीवारी का एकमात्र नगर, वो आपसे पूछता है कि भैया ऐसा कौन सा नगर था जिसके चारों तरफ क्या है, चार दीवारी नहीं थी, तो याद रखना वो आपका कौन सा हो जाएगा, चनहुदड़ो, ठीक है, चनहुदड़ो हो जाएगा। अब जो आपका धौलावीरा है, तो धौलावीरा का अर्थ भैया मैंने क्या बताया था, सफेद कुआं, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, सफेद कुआं। तो धौलावीरा से हमें तीन स्तरीय विभाजन देखने को मिलता है, यानी अभी आपने देखा कि ये जो लोग हैं ये अपने नगरों को दो भागों में विभाजित करते थे, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा शहर है जो तीन भागों में विभाजित था, ठीक है। तीन का मतलब क्या हो जाएगा, तीन का ये मान लो ये धौलावीरा है आपका, ठीक है, ये धौलावीरा है, तो एक दो और तीन, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये दुर्ग, गढ़ी या ऊपरी नगर हो जाएगा, ये नगर या निचला नगर हो जाएगा, और बीच वाला जो नगर है इसे ये क्या बोलते थे, मध्य नगर। यानी धौलावीरा जो है ये भैया तीन भागों में विभाजित था, ठीक है। और मध्य नगर में कैसे लोग रहेंगे, यहां तो आपको पता है कि दुर्ग हो गया, गढ़ी हो गया, इसमें कौन है, राजा, पुरोहित और पैसे वाले लोग रह रहे हैं, ठीक है। आम जनता कहां पर निवास करती है, तो नगर या निचला नगर में। और मध्य नगर में क्या होता था, तो धौलावीरा में जो व्यापारी वगैरह आते थे ना, व्यापारी व्यापार करने के लिए, तो भैया वो कहां रुकेंगे, वो मध्य नगर में रुकते थे, ठीक है, मध्य नगर में रुकते थे। और इसके भी चारों तरफ क्या होगी, चार दीवारी होगी, क्योंकि चार दीवारी सिर्फ एक नगर से हमें प्राप्त नहीं हुई है, और वो हमारा कौन सा है, वो है भैया हमारा चनहुदड़ो, ठीक है, चनहुदड़ो है। अब बात कर लेते हैं हड़प्पाई लिपि एवं धर्म की जानकारी, यानी हड़प्पा में जो लिपि, ठीक है, जैसे मान लो हिंदी है आपकी, ठीक है, हिंदी है, तो हिंदी की लिपि क्या है, लिपि क्या है, देवनागरी है। ऐसे यहां आपने पंजाबी, ठीक है, पंजाबी का नाम सुना होगा, तो पंजाबी की लिपि क्या है भैया, गुरुमुखी है। तो ऐसे ही हड़प्पा जो है, हड़प्पा, तो हड़प्पा की लिपि क्या थी, ठीक है, हड़प्पा की लिपि क्या थी, साथ ही साथ इसका जो धर्म है, इसमें धर्म क्या था, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, पहले ये बात समझ लो। तो भैया सैंधव कालीन, अब सैंधव सभ्यता किसे बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरे चलती थी ना, मोहरे, तो ये लोग क्या करते थे, उन मोहरों पे, जैसे आज भी आप देखते होंगे हमारे जो सिक्के होते हैं, तो सिक्कों पे क्या होता है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, चित्र भी बने हुए होते हैं। तो ऐसे ही इनकी जो मोहरे थी ना, तो मोहरों पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, और साथ ही साथ उसमें चित्र बने हुए थे, जिससे जो इतिहासकार हैं, तो इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि ये इनकी लिपि रही होगी, और ये जो है ये इनका धर्म रहा होगा, तभी इतने सारे देवी देवता जो हैं उनके चित्र यहां से मिले हैं। तो वो आपसे पूछेगा कि लिपि की जानकारी कहां से मिलती है, धर्म की जानकारी कहां से मिलती है, तो आपको याद रखना है इनकी मोहरों से मिलती है। और ये जो इनकी मोहरे है ना, वो भैया कौन सी धातु से बनती थी, सेलखड़ी से, ठीक है, सेलखड़ी से। वो आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मोहरे निम्नलिखित में से कौन सी धातु से बनी हुई हैं, तो याद रखना भैया सेलखड़ी से है, ना सोना से है, ना चांदी से है, ना पीतल से है, ना तांबा से है, किसकी बनी हुई है, सेलखड़ी की बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं इसकी लिपि की, यानी सिंधु घाटी की लिपि कैसी है, तो भैया इसकी लिपि है भाव चित्रात्मक, ठीक है, कैसी है, भाव चित्रात्मक है, जिसे हम चित्राक्षर लिपि भी बोलते हैं। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ तो का खा गा ABCD ये अक्षर देखने को नहीं मिलेंगे आपको। इसमें क्या होता था, जैसे कहीं पर उसने मछली बना दी, फिर उसके बाद उसने यू आकार का कोई चित्र बना दिया, फिर चंद्रमा बना दिया, फिर सूरज बना दिया, कोई पेड़ बना दिया। अब भैया इसीलिए तो इनकी जो लिपि है ना, उसे आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसका अर्थ क्या है ना, हमें पता ही नहीं इसका अर्थ क्या है, तो चित्र टाइप के बने हुए हैं उसमें, इसीलिए उसको हमने क्या बोल दिया, चित्रात्मक बोल दिया। और भैया उनके ना भाव देख के हम थोड़ा बहुत सोचते हैं, अच्छा ये हो सकता है इसका मतलब ये, बट आज तक कोई भी एग्जैक्ट उसका मतलब नहीं बता पाया। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी जो लिपि है वो भैया कैसी है, अपठनीय है। अपठनीय का मतलब है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका। अच्छा इसकी जो लिपि की शैली है, तो शैली भैया कैसी है, शैली मतलब है लिखने का तरीका। जैसे हम हिंदी लिखते हैं ना, तो हिंदी हम इधर से स्टार्ट करते हैं और इस साइड पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ये वाला हाथ हमारा कौन सा है भैया, उल्टा है, और उल्टे हाथ को हम क्या बोलते हैं, बायां। तो हम बाएं से दाएं लिखते हैं हिंदी, है ना, बाएं से दाएं लिखते हैं, और फिर हमारी लाइन यहां खत्म हो गई, फिर दोबारा से हम यहां से स्टार्ट करते हैं बाएं से दाएं। लेकिन इनकी जो शैली है, लिखने की शैली है, ये लोग देखिए कैसे लिखते हैं, ये लोग जो हैं तो भैया ये दाएं से बाएं लिखते हैं, ठीक है। दाएं से बाएं का मतलब क्या है, ये हमारा सीधा हाथ है, तो मैंने सीधे हाथ से यहां पर लिखना स्टार्ट किया। जैसे पहले मैंने यू आकार का ये बना दिया, फिर ऐसे कोई ना ऐसे करके मैंने मछली टाइप की बना दी, ठीक है, फिर मैंने ऐसे सन टाइप का बना दिया, ठीक है, ऐसे करके। अब मान लो ऐसे लिखते चला जा रहा है, यहां पर क्या है, समाप्त होगी लाइन। फिर ऐसा नहीं है मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ये लोग क्या करते थे, अब घूमते हुए चले आते हैं ऐसे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे। तो एक प्रकार से ये घूम कैसे रहे हैं, तो भैया ये ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे, है ना,
ऐसे 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 घूम रहे हैं। और आपने देखा होगा जो हल से जुताई होती है ना, हल से, किसान जो हल से जुताई करता है तो वो भी तो ऐसे ही करता है, इधर से ले गया हल, फिर ऐसे निकाल के ऐसे ले आएगा, फिर ऐसे ले जाएगा, फिर ऐसे ले आएगा, है ना, लहराते हुए। इसीलिए हम इसकी शैली को क्या बोलते हैं, शैली मतलब होता है लिखने का तरीका। तो वो कैसी है भैया, हलावर्त है, ठीक है, जैसे हल से जुताई होती है ना वैसी है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, बूस्त्रोफेदन शैली भी बोलते हैं। गौमूत्रिका शैली, गौमूत्रिका का मतलब जैसे गाय वगैरह चलती है ना, आपने देखा होगा वो भैया क्या करते हैं, मूत्र करते हैं, ठीक है, मूत्र करते हैं तो उनकी पेशाब ऐसे ऐसे जाती है ना, वो भी एक आकृति बनाती है। कैसी आकृति बनाती है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की शैली है ऐसी बनाती है, इसीलिए इसकी शैली को हम क्या बोल देते हैं, गौमूत्रिका शैली भी बोल देते हैं, याद रखना। और ये कैसे लिखी जाती है भैया, तो दाएं से बाएं, ठीक है, यानी इधर से इस साइड में लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। अब अच्छा, ये जो है इसमें सर्वाधिक प्रयोग किसका हुआ है, मैंने अभी आपको बोला कि इनकी जो लिपि है उसमें चित्र, ठीक है, चित्र टाइप के बनाए गए, सर्वाधिक चित्र किसके आए हैं, ठीक है, आपसे पूछ सकता है वो। तो याद रखना, यू आकार का प्रतीक, यानी हमें ऐसा लग रहा है वो हो सकता है यू ना हो, ठीक है, ना हो, यू टाइप का बना हुआ है कुछ, ठीक है, तो यू आकार का प्रतीक तथा मछली के चित्र का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक बार भैया किसका प्रयोग हुआ है, तो यू आकार का कोई क्या है, प्रतीक है, साथ ही साथ मछली का चित्र, इसका इन्होंने क्या है, सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो यहां पर हमारा एक जो संक्षिप्त विवरण था, ठीक है, संक्षिप्त विवरण था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो अब समाप्त हो चुका है। और अब हम इसकी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति को जानेंगे। तो आज हम इसकी सामाजिक स्थिति जान लेते हैं, उसके बाद भैया मैं आपको राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताऊंगा। तो आइए इसकी सामाजिक स्थिति को जान लेते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो समाज है वो भैया कैसा है, पितृसत्तात्मक है, क्योंकि हमारे यहां पर क्या है, हमारे यहां पर पापा की ज्यादा चलती है, ठीक है, यानी पिता की ज्यादा चलती है। हालांकि वो बात अलग है कि मम्मी से बिना पूछे पापा कोई भी काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे कि पापा की ज्यादा चलती, क्योंकि कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो वो पूछता किससे, आके किसी भी चीज के लिए पूछेगा तो वो पापा से ही पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इनका जो समाज है भैया, इनका समाज, तो इनका समाज कैसा था, इनका समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी माता की चलती थी, पिता की नहीं चलती थी, वहां पर मात्र सत्तात्मक था, माता की चलती थी। यानी आप कह सकते हो कि स्त्रियों का वर्चस्व ज्यादा था और जो पुरुष हैं तो पुरुषों का वर्चस्व कैसा था, कम था। वो आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक था, ठीक है, कैसा था, तो याद रखना भैया मात्र सत्तात्मक क्या है, इनका समाज देखने को हमें मिलता है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या देखो क्या पाया गया है, इससे भैया हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है, तो हमने देखा कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है, यानी किसकी मिली है, औरत की मूर्ति मिली है, एक प्रकार से कांसे की बनी हुई है, और वो ऐसे डांस टाइप का कर रही है, ऐसे आपने देखा होगा डांस टाइप का कर रही है, ठीक है। और क्या दिखाया गया, गर्भ से पेड़ को निकलते हुए दिखाया गया। अब देखिए, गर्भ से यानी एक स्त्री है, तो स्त्री के क्या है, पेट से एक पेड़ को निकलती हुई दिखाया गया है, यानी वहां पर दिखाया गया है कि भैया हमारी जो सभ्यता है तो इसका जो विस्तार हो रहा है वो किसकी बदौलत हो रहा है, तो वो एक औरत की बदौलत हो रहा है, ठीक है, भाई हमारी पीढ़ियों को आगे बढ़ा रही है, ठीक है, आगे बढ़ा रही है। मातृ देवी की उपासना होती थी, तो यहां से आप देखिए कि जितनी भी चीजें हैं भैया वो औरतों, ठीक है, जो औरतें हैं, ठीक है, उनकी साइड उनका क्या है, झुकाव ज्यादा है। यानी यहां से हमें कांसे की जो मूर्ति मिली वो किसकी है भैया, नर्तकी की है, वो भी औरत रही होगी। गर्भ से पेड़ को निकलते हुए दिखाया गया है, साथ ही साथ उपासना मतलब होता है पूजा पाठ करना, ठीक है, तो पूजा पाठ भी किसकी कर रहे हैं, ये मात्र देवी की कर रहे हैं, ठीक है, किसी मात्र देवता की नहीं कर रहे हैं, देवी की कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनका झुकाव क्या है, स्त्री जाति की तरफ ज्यादा है, इसीलिए हमने इनके समाज को क्या माना है, मात्र सत्तात्मक माना है। और देखिए इसमें वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है, जैसे आज हमारे यहाँ ये ऊंच है ये नीच है, ठीक है, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ इनके यहाँ पर पता लगा पंडित जी के घर में क्या है, कोई लड़का पैदा हो गया, अब वो ऑटोमेटिकली पंडित बन गया, है ना, ऑटोमेटिकली ही क्या है भैया, पंडित बन गया वो। तो इनके यहाँ पर ऐसा नहीं था, इनके यहाँ पर क्या था भैया, अगर किसी को ज्ञान है तो ज्ञानी इंसान ही क्या है, पंडित कहलाएगा, ठीक है, पंडित कहलाएगा। वर्ण व्यवस्था का प्रमाण यहां से नहीं मिलता, याद रखना है आपको। अच्छा, इनका जो समाज था, समाज में कैसे कैसे लोग रहते थे, ठीक है, क्या क्या बोला जाता था, उन्हें क्या क्या काम करते थे। तो इनका जो समाज है ना, उसमें देखो राजा होता था, पुरोहित मतलब है जो पूजा पाठ का काम करेगा, वैश्य मतलब है जो व्यापार करते थे, ठीक है, अधिकारी लोग पाए जाते थे, ठीक है, अधिकारी लोग पाए जाते थे। शिल्पकार का मतलब है जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उन्हें शिल्पकार बोल दिया जाता है। मजदूर थे, ठीक है, जो मजदूरी करते थे। जुलाहा था, जुलाहा मतलब बुनकर, ठीक है, जो बुनने का काम करते थे उन्हें क्या बोलते हैं, जुलाहा बोलते हैं। तो ऐसा सारा इनका समाज था भैया, जो आपको देखने को वहां मिलता है। अगर मैं भोजन की बात करूं तो भोजन में भैया ये शाकाहारी भी थे और प्लस मांसाहारी भी थे, ठीक है, यानी वहां से हमें दोनों के प्रमाण मिले हैं। ये मांस भी खाते थे, साथ ही साथ साग सब्जियों का भी प्रयोग करते थे।
देखो गेहूं और जौ जो है ना, इसी के साथ गेहूं और जौ है, ये इनके क्या थे, मुख्य खाद्यान्न थे, ठीक है। यानी मुख्यतः ये किस चीज को ज्यादा पसंद करते थे खाना, तो गेहूं और जौ को, ठीक है, गेहूं और जौ को। लेकिन जैसे आपकी मटर है, राई है, तिल है, चावल है, तरबूज है, ये आदि का उत्पादन करते थे, यानी इनकी क्या है भैया, खेती भी करते थे साथ ही साथ में, ठीक है। मगर आपसे पूछेगा मुख्य खाद्यान्न इनका क्या था, तो याद रखना गेहूं और क्या है, जौ है। तो ये कैसे थे, तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीजों का उपयोग करते थे, ठीक है। इनके यहां समाज में आर्थिक विषमता देखने को मिलती है, ठीक है। समाज में भैया क्या मिलती है, आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता का मतलब है अमीरी और गरीबी देखने को मिलती है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसके जो लोग थे वो भी भैया ऐसे ही थे, कोई अमीर था कोई गरीब था, जैसे आज हम लोग हैं, ठीक है। कोई अमीर है तो कोई गरीब है। तो आइए अब बात कर लेते हैं भैया इनके मनोरंजन के साधन क्या थे। जैसे आजकल हमारे मनोरंजन के साधन क्या है, सबसे बड़ा साधन तो हमारा मोबाइल ही हो गया है। आप बैठे रहोगे टकाटक रील देखते रहोगे, है ना। ये नहीं सोचोगे कि भैया हमारा फ्यूचर बन रहा है या फिर खराब हो रहा है, ठीक है। खराब हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें भी देख लिया करो जो भविष्य में आपके काम आएंगी, ठीक है, भविष्य में काम आएंगी। तो भैया इनके मनोरंजन के साधन क्या थे आपके, पासा और रथ दौड़, ठीक है। रथ दौड़ का मतलब है कि ये लोग क्या है, प्रतियोगिताएं कराते थे और वहां पर क्या है, रथों को दौड़ाते थे। और पासा आपका लूडो टाइप का होता है, लोग बैठ जाते थे आराम से क्या है, पासा खेलते थे। तो इसी के साथ हमारी जो यह सामाजिक स्थिति है ये समाप्त होती है। अगले वाली वीडियो में मैं आपको राजनीतिक और इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताऊंगा। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।